बहुत बहुत शुक्रिया। 3 कारण से आया हूँ यहाँ। एक तो इस जगह का नाम बहुत सुंदर है, महुआ। क्योंकि मैं खुद जिन अपार्टमेंट में रहता हूँ उनके नामों से बहुत परेशान रहता हूँ। ठेकेदार भी भारतीय हैं, मजदूर भी भारतीय हैं, हम भी रहते हैं। नाम अजीब अजीब है। मोलिबू अपार्टमेंट है, किसी का नाम सनब्रिज है, तो समझ में नहीं आता हमारे नाम कहाँ चले गए। तो इस नाम की वजह से आया कि एक खूबसूरत नाम वाला जगह है, चलते हैं। दूसरी वजह बापू आप खुद हैं, और तीसरी वजह ये साल है 1917। मैं चंपारण से आता हूँ, 2017 की बात कर रहा हूँ। 5 साल से इंतज़ार कर रहा था कि जब 2017 आएगा तो चंपारण जाऊंगा। पढ़ाई कर रहा था, सब चीज़ तैयारी कर रहा था, लेकिन वहाँ एक साजिश रची गई और इस तरह से फंसाया गया परिवार वालों को कि नहीं गया। परिवार वालों को फंसाने का जितना दुख नहीं है, उससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैं चंपारण गांधी के 100वें साल में नहीं गया। शायद मेरी नियति में नहीं लिखा था। जाता तो लोग कहते कि पैरवी करने आया है, इन्फ्लुएंस करने आया है। तो फिर सोचा कि इस साल गुजरात चलते हैं, जहाँ से बापू आए थे। वहाँ कोई नहीं कहेगा कि मैं इन्फ्लुएंस करने आया हूँ। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से मैं आया। आ रहा था तो लोग कहने लगे कि तुम गुजरात जा रहे हो, संभल के जाना। मैं गांधी जब चंपारण आए बहुत हालत बुरी थी। बापू ने नहीं कहा होगा कि मोतिहारी जा रहा हूं, संभल के जाऊं, किसी ने रोका नहीं। ये भी नियति है कि जिस गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम पुरस्कार के जरिए मुझसे जुड़ा, वही वो शख्स थे जिन्होंने चंपारण की कहानी छापी और इसके लिए वो जेल गए। खबर देने वाले पीर मुनीस साहब थे, पत्रकार। वो खबर छापते थे और उनकी नौकरी गई 3-4 लोग। और रामचंद्र शुक्ल जो बार बार बापू से कहते थे कि आपको चंपारण चलना है। तो ये एक संजोग बनता चला गया। तो मैं कहा क्यों इतना डरना क्यों है, गुजरात जा रहा हूँ तो मुझे किस बात के लिए डरना चाहिए। तो नहीं, यहाँ पर इतना सारा तुम जाते हो, मारपीट हो जाती है, लोग घेर लेते हैं, क्या पता वहाँ भी घेर ले, वो गढ़ है। तो मैंने कहा ताकत की परीक्षा तो गढ़ में ही होती है। तो गढ़ में चलना चाहिए और जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आप अंदर से कितना झेल सकते हैं। पर कितनी धारणा बना दी जाती है। इन धारणाओं की वजह से अगर मैं नहीं आता तो मैं कितने अच्छे लोगों से मिलने से रह जाता। और इस तरह की सभा तो मैंने देखी नहीं कि जहाँ लोग सवाल पूछने के लिए चल कर आते हों। दरअसल यही वो रिस्क है जो उठाना पड़ता है सवाल पूछने के लिए। आपको चल के आना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है, आपको अर्जित करना पड़ता है, तब जाकर आप सवाल पूछते हैं। आज की मीडिया में बने रहने के लिए जिन शर्तों की ज़रूरत है वो शायद मैं पूरी नहीं करता हूँ। प्राइम टाइम का एंकर हूँ, मैं चीखता नहीं हूँ, चिल्लाता नहीं हूँ, ललकारता नहीं हूँ, दुत्कारता नहीं हूँ, चित्कारता नहीं हूँ। अपनी भाषा से किसी को मार मार कर अधमरा नहीं कर देता। लेकिन इसके बाद भी मैं बना हुआ हूँ, इसीलिए मैं चौंक गया टमटमिया शब्द सुन के। क्योंकि आजकल की हालत तो छमिया वाली हो गई है पत्रकारों की, लेकिन मैं टमटमिया सुन के चौंक गया। पर हरि भाई ने बताया कि टमटमिया का बात वही है जो छोटे मोटे पत्रकार हैं और अपने मिशन पे टिके रहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि टमटमिया खुद को कहने में। तो एक शब्द मिल गया। आप जाते हैं तो यही मिलता है। यात्राएं अगर बंद हो जाती हैं तो वो आप खाली होते जाते हैं, तब आप गूंजने लगते हैं। हमारे न्यूज़ एंकर ने हिंदुस्तान की यात्राएं बंद कर दी और वो लोग प्राइम टाइम में बैठ गए जिन्होंने हिंदुस्तान की यात्राएं नहीं की। तो उनके पास कोई शब्द है नहीं, वो बहुत बीमार लोग हैं। इसीलिए वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ललकारते हैं। उनके पास नए शब्द नहीं हैं। नए शब्द होते तो रोज उनके पास नए नए अर्थ आते, जिंदगी और संवाद को समझने का उन्हें एक मौका मिलता। लोग पूछते हैं कि आप एंटी क्यों हैं।
मेरा जवाब है कि मैं सत्ता के साथ नहीं हूं, मैं सत्ता के समानांतर रहना चाहता हूं। अगर ये एंटी होना है, अगर आपको आपकी परिभाषा में यही है और आपके पास यही एक शब्द है, मुझे कोई इससे ऐतराज नहीं है। दुख है कि समानांतर होने की प्रक्रिया को आप खिलाफ होना कहते हैं। किसी के सामने समक्ष होना, वो उसके विरुद्ध होना हमेशा नहीं है। विरोधी कोई और होता है, विरुद्ध कोई और होता है। पूछने वाला हमेशा विरुद्ध नहीं होता है। लेकिन आज का जो मीडिया है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गोद में जाकर बैठता है। एम्बेडेड जर्नलिज्म जो है, वो इराक युद्ध के समय ये शब्द सुनने में आया। मैं आज की मीडिया को गोदी मीडिया कहता हूं। वो गोद में बैठा हुआ मीडिया है। और ये वो मीडिया है जो एक दिन आपको जला देगा। अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ठीक इसी वक्त जब आपको मजाक लग रहा है, वो आपको जला रहा है। झारखंड में पत्रकारों के ग्रुप से बच्चा चोरी की अफवाह वाली मैसेज फैलनी शुरू हुई और एक भीड़ बनी जो एक राजनीतिक वैचारिक रूप से नियंत्रित होती है या उससे अपनी खुराक ऊर्जा पाती है। उसने पहले मुसलमानों को मारा बच्चा चोरी की अफवाह में, और फिर हिंदुओं को भी मारा। इसका मकसद यही है, इस जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उसको समझिए। वो लगातार आपको, आपके भीतर तरह तरह के डर पैदा कर रहा है और एक प्रयोग हो रहा है। अभी तक हम समझ रहे थे कि ये जो भीड़ है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन मारा तो हिंदू भी जा रहा है उस भीड़ के कारण। ग्रेटर नोएडा के जेवर में इसी तरह की अफवाहबाजी फैली और भूप सिंह और जेवर सिंह पिट गए, पसलियां तोड़ दी गईं और वो चिल्लाते रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं। तो ये जो राजनीति इस हद तक पहुंच गई है कि हिंदू को कहना पड़ रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। और आसपास के लोग जो खड़े हिंदू हैं, जिन्हें एक ट्रेनिंग दे दी गई है कि कोई मुसलमान मारा जा रहा है तो बोलना नहीं है, वो उस ट्रेनिंग के कारण तब भी चुप रहे जब एक हिंदू मारा जा रहा था। यही आपको समझना है कि दरअसल आप में से सत्ता जो होती है वो हमेशा इस संभावना से डरी रहती है कि आप में से कोई कभी खिलाफ तो नहीं हो जाएगा। ये वही डर है और उसी डर के खिलाफ वो दो बातें करता है। अपने ताकतवर होने की नौटंकी करता है, भंगिमाएं रचता है और भीतर ही भीतर आपके भीतर डर पैदा करता है। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है, अब इसके चरण बड़े हो गए, इसकी कड़ियां बड़ी हो गई हैं। ये ज्यादा सुनियोजित तरीके से है, जो आपको लगता है कि कोई उच्छृंखल है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता जा रहा है। 31 दिसंबर 2000 ये जब आ रहा था तो पूरी दुनिया में बवाल मचा। इसका नाम था Y2K। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आप इस प्रक्रिया को आज की सरकार से जोड़कर मत देखिए। सिर्फ Y2K आ रहा था तो पूरी दुनिया में बहस चली कि कंप्यूटर वो जब 00 साल को देखेगा तो कोलैप्स कर जाएगा, अस्पताल बंद हो जाएंगे, रेलगाड़ियां रुक जाएंगी, मिसाइलें चल जाएंगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। और इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में $1 बिलियन, कई $100 बिलियन का बजट बनाया गया और एक ऐसा माहौल रचा गया कि उसमें सेनापति से लेकर सेनाध्यक्ष भी बयान देते मिले कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है और सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात होने के आदेश वगैरह दे दिए हैं, देखा जाएगा कि ये सारी चीज़ें ना हो। और करोड़ों अरबों खरबों रुपए की योजनाएं बन गई, नए नए कंप्यूटर आ गए, पुराने कंप्यूटर रिप्लेस कर दिए गए, पूरा एक खेल हुआ, कमेटियां बन गई। जब 1 जनवरी 2000 नई सहस्त्राब्दी, न्यू मिलेनियम में हम प्रवेश करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो निक डेविस नाम के एक पत्रकार ने इसकी तफ्तीश की तो पता चला कि इसकी पहली खबर
कनाडा के अखबार के कोने में छोटी सी छपी थी, जिसमें एक कंप्यूटर इंजीनियर या ठेकेदार जैसा था, उसने सिर्फ एक आशंका और चिंता व्यक्त की थी कि अगर 2000 आएगा तो बहुत से कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो खुद को अपडेट नहीं कर पाएंगे और कोलैप्स कर जाएंगे। लोग भूल गए कि कंप्यूटर जो है वो 99/00, मैं तकनीकी उसमें नहीं जाता, जो पढ़ के समझ में आया, ये उसी सिद्धांत पे बना, उसका मूल चरित्र है। और ऐसे तमाम वक्तों में भी जब घड़ी की सुई 00 पहुंचती है 12 के बाद, तब भी तो कोलैप्स नहीं होता है। लेकिन दुनिया में ये वितंडा रचा गया। बहुत लोगों ने किताब लिखी। जब जिस देश में 1% लोगों के पास पूंजी हो जाती है, उस देश में सफल होने की किताबें बहुत बिकती हैं। सफलता के 100 मंत्र, क्योंकि 100 लोग ही तो सफल है ना, उनको दिखा के आप सफलता के 100 मंत्र बेच रहे होते हैं। तो अरबों खरबों रुपए की किताब बिक गई, रॉयल्टी खिला के वो बड़े बड़े लेखक बन गए। और जब 1 जनवरी 2000 आया तो वो खबरें गायब थीं। इसको फेक न्यूज कहते हैं आज की दुनिया में। हमारे देश में देखिए क्या त्रासदी है। नेता को भी फेकू कहते हैं और न्यूज को भी फेक न्यूज कहते हैं। ये त्रासदी है, क्योंकि इसको जो रचता है जो समाज, और रचते हुए बर्दाश्त होता है, एक दिन सिर्फ नेता ही फेकू नहीं कहा जाएगा, एक दिन आपको फेक साबित कर दिया जाएगा। आपकी निष्ठाएं फेक साबित कर दी जाएंगी और आपको मार दिया जाएगा। ये इसीलिए किया जाता है। कहा जाता है पहले नेता को और उसकी सजा मिलती है बाद में जाके जनता को। ये हमें समझने की जरूरत है। तो ये फेक न्यूज आया, और ये आज के न्यूज की सबसे बड़ी चुनौती है जिसकी तरफ हरि भाई ने इशारा किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम जिस पेशे से आते हैं इस वक्त वो दुनिया के भ्रष्टतम पेशों में से है। अगर एक बार इसे आप साध लें तो सत्ता भी आसान है, कॉन्ट्रैक्ट भी आसानी से मिल सकता है, और आपकी कंपनी का कारोबार 500 करोड़ से 15,000 करोड़ का 1 साल के भीतर हो सकता है। इसलिए इस फील्ड को साधने की चौतरफा कोशिश हुई। कॉरपोरेट ने की, नेताओं ने की, और खुद पत्रकारों ने की। तब जाकर हम एक परिपक्व स्थिति फेक न्यूज की यहां पर देख रहे हैं। और झूठ लगातार है। आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख आया है कि कैसे कुछ लोग पहले ट्विटर पर में जिसको कहते हैं कार्ड बना देते हैं, रवीश कुमार एंटी नेशनल है, फिर वहां से चलता है वो पॉलिटिकल पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है, और फिर आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टहलता हुआ चलता है, और एक भीड़ बनती है और वो मान लेती है कि रवीश कुमार एंटी नेशनल है, और फिर वो टीवी में जाके डिबेट होने लगता है। ये फेक न्यूज का उदाहरण आपने अभी परेश भाई का देखा होगा। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अरुंधति रॉय के बारे में। उन्होंने पहले कश्मीर को लेकर जरूर ऐसे बयान दिए हैं जिस पर खूब विवाद हुआ है और काफी मजम्मत हुई है, उनकी काफी आलोचना हुई है। लेकिन जिस चीज को उन्होंने ट्वीट किया अपने बयान के समर्थन में, पहले तो कहा कि उनको जीप के आगे बांधकर घुमाना चाहिए। एक सांसद को ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, एक ओपन डिबेट है, आप कर सकते हैं। और अगर वो इतने ही पीड़ित हैं कश्मीर को लेकर, तो वो बताएं कि उन्होंने व्यक्तिगत पहल क्या की है। क्या वो संजय जी की तरह वहां पर गए हैं काम करने के लिए? क्या वो बापू की तरह वहां पर गए हैं लोगों से संवाद करने के लिए? या वो हीरो हैं और कुछ बोल देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी और लाखों लोग समर्थकों की एक फौज खड़ी है जो उनको ट्वीट करके बवाल मचा देती है, फिर वो टीवी पर उससे चर्चा होने लगती है। इस गिरोह की जीवन रेखा जो लाइन है ना, ये डॉट्स, और जो जाके थ्रेड बन रहा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। वो फेक न्यूज थी, पता चला, और वो सबसे पहले तैयार हुई पाकिस्तान की वेबसाइट में। जब वहां किसी ने पता किया ये कहां से आया, तो पता चला ये हिंदुस्तान की वेबसाइट से जन्मा है ये खबर। और उसी तरह से हिंदुस्तान में धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक धारा की एक तरह से समर्थन करने वाले वेबसाइटों से वो फेक न्यूज, एक गलत फेक इंटरव्यू पैदा किया गया।
इतनी ही मेहनत करनी थी तो उनके पुराने किसी जेन्युइन बयान को, जिसको लेकर कश्मीर के बयान को लेकर घोर आपत्ति है, वही ट्वीट किया जाता कि आपने ऐसा बोला था और आज के संदर्भ में हमें फिर से गुस्सा आ रहा है, 5 साल पहले मैंने नहीं पढ़ा था, ये कहते कम से कम तो माना जाता कि हाँ ठीक है, मतलब जब आपको पता चला तो जब जागो तब सवेरा। तो हम बात नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन उसके साथ मिलकर हम फेक न्यूज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये खतरनाक प्रवृत्ति है। तो ये इससे हो क्या रहा है कि तुरंत सड़कों पर एक भीड़ चल रही है जो व्हाट्सएप से नियंत्रित है, उसको कोई ट्राई कर रहा है, उसको ट्राई कर रहा है कि सिख सेवादार अजमेर में गांव में लोग जाते हैं सन्यासी अन्न मांगने के लिए कि दीजिए अनाज, हम लंगर चलाएंगे, उनको भी मार दिया लोगों ने पकड़ के। मारा ही नहीं, उसका वीडियो बनाया कि हम वायरल करेंगे। आप हिंसा के वीडियो का वायरल कर रहे हैं, ये कौन सा समाज है? और इस मरते हुए समाज में कौन सा गौरव वाला राष्ट्र बन रहा है, बताएंगे आप? बन सकता है क्या ये मरे हुए समाज से कि जो लोगों को मार रहा है और वो सेवादार हैं, जो इनका काम है, जो अपना उद्देश्य समझते हैं कि आपसे ही कुछ मांगकर वो लोगों को आगे बढ़ाएंगे, और उनको मारा जाता है? कोई वजह होनी चाहिए, कोई वजह नहीं है। ये हमेशा ट्राई किया जा रहा है कि आप अलर्ट रहें, आपको आइसोलेट किया जा रहा है, और आप कभी भी इस भीड़ से 10 लोगों को आइसोलेट करके बाकी 100 लोगों को उस पर डाल के मारा जा सकता है। इसमें कोई पकड़ा नहीं जाएगा। इस भीड़ का नाम कांग्रेस नहीं होता, इस भीड़ का नाम बीजेपी नहीं होता, लेकिन काम दोनों में से किसी एक का हो जाता है। ये डिजाइन चल रही है फेक न्यूज के कारण से। तो जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, सत्य जब कमजोर होता है उसे कमजोर किया जाता है, तो परसेप्शन बनाने का खेल किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि कैराना, एक हिंदी के अखबार में खबर छपती है कि कैराना के गांव के कुछ लोग छोड़कर चले गए मुसलमानों के कारण। बहुत इलाकों में गुंडे होते हैं जो मुसलमान भी होते हैं, बहुत सारे इलाकों में गुंडे होते हैं जो हिंदू भी होते हैं। बहुतों की तो जाति के आधार पर गुंडों बाहुबलियों की पहचान हो जाती है, वो विधायक बन के घूम रहे हैं, है ना, हमारे ही समाज में। लेकिन चूंकि वो मुस्लिम था तो उसको लेकर एक पूरा वहां से प्लान चला और वो टेलीविजन के डिबेट में गया, फेक न्यूज उठ के, और पूरा कश्मीर बन गया कैराना। जिस मीडिया का एक प्रतिनिधि कश्मीर में नहीं है, श्रीनगर से आगे, अव्वल तो श्रीनगर में भी नहीं होगा, उसने ये लिख दिया कि कश्मीर बन गया कैराना। अगर वो फेक न्यूज जल्दी नहीं पकड़ा जाता तो फिर से वो जल जाता, वो शहर जला दिया जाता। ये खतरनाक खेल वहां पर खेला गया। इसका परीक्षण हम बहुत पहले कर चुके हैं राजधानी दिल्ली में 2 बार, गणेश जी को दूध पिलाकर, और दूसरा है मंकी मैन। वो भी किसी हिंदी अखबार में छोटी सी खबर छपी थी कि लोगों को लगता है कि रात में कोई मंकी मैन आता है जो खरोच जाता है। करते करते पूरा वो एक राष्ट्रीय बवाल में चल गया और अलग अलग इलाकों में कल्पना करने लगे कि मंकी मैन आ गया, मंकी मैन आ गया। एक डरी हुई पत्रकारिता एक डरा हुआ लोकतंत्र बनाता है। इससे हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। हम ये लगातार परीक्षण कर रहे हैं। पहले ये घटनाएं इक्का दुक्का हुई तो हमें लगा कि ये शायद सुनियोजित तरीके से नहीं है, लेकिन अब पूरी मीडिया इंडस्ट्री को, भारत ही नहीं दुनिया भर में, उसे फेक न्यूज के तौर पे जाना जा रहा है। मामला कॉरपोरेट कंट्रोल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आगे जा चुका है। ये फेक न्यूज का बवाल बता रहा है कि मीडिया का जो कैरेक्टर है वो अब जनता के खिलाफ ठोस हो चुका है। ये जन शत्रु मीडिया है, ये जन शत्रु मीडिया है। आपको पहचानना पड़ेगा, आप नहीं पहचानेंगे। मैं टीवी नहीं देखता 2010 के बाद से, ना के बराबर देखता हूं, कभी कभार जब रेफरेंस लेना होता है तो देखता हूं, वरना मैं टीवी नहीं देखता हूं। मुझे पागल नहीं होना है। मुझे किसी को सपोर्ट करना है तो बिना टीवी देखे मैं कर दूंगा, मैं सपोर्ट। भजन ही गाना है तो मैं भगवान का गाऊंगा ना।
तो मुझे थोड़ी मुक्ति भी मिलेगी, आत्मा की शुद्धि होगी। नेताजी कैसे गा सकता हूं मैं भजन? मुझे क्या मालूम कि बंद कमरों में किस किस के साथ क्या क्या डीलिंग होती होगी, मैं तो नहीं जानता। ईश्वर के बारे में, ईश्वर को नहीं जानता, पर यह तो जानता हूं कि वो डीलिंग नहीं करते हैं कमरे में बंद होके। उद्घाटन वृक्षारोपण का हो रहा है, समापन जंगलों का हो रहा है। ये तो भगवान नहीं करते हैं ना। तो मैं वो अपनी आप उसे अंधविश्वास कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए या अंधी श्रद्धा कह लीजिए, मैं समर्पित कर दूंगा। मैं चलते गुजरते कहीं मंदिर देखूंगा, नमस्ते कर लूंगा, चलूंगा, ठीक है। कल यहां सरस्वती जी दिख गई, प्रवेश कर रहा था तो एकदम साफ धवल सुंदर एक सरस्वती माता की तस्वीर दिख गई, मूर्ति दिख गई, तो नमस्ते कर लिया। बहुत दिनों से नहीं किया था, तो मैं वहां अपनी श्रद्धा अपनी अर्पित करूंगा कि मैं दूसरी जगह जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं उसके बारे में मैं कैसे अर्पित कर दूं। तो हम ये कर रहे थे। और आप देखेंगे कि अगर आप दिल्ली के जनपथ मार्केट में गए होंगे तो वहां पे 4 लोग खड़े रहते थे। पहले जब मैं दिल्ली आया था तो वो बोलते बोलते वो ट्रांस में चले गए, 25 25, 35 35, 40 40 टी शर्ट का दाम। तो वहां पे फेक टी शर्ट मिलते थे बड़े बड़े ब्रांड के। तो मुझे लगता था ये ट्रांस में क्यों चला गया है ये 25 25 25 करते हुए। तो उसके बोलने की मुद्रा से लोग उसमें प्रभावित होते थे और भूल गए कि ये बड़े ब्रांड से मतलब जो असली ब्रांड है उसकी नकल है, और जाके वो खरीदने लगते थे सब 25-25 रुपए में, और पहन के खुश हो जाते थे कि हमने कुछ वर्साचे पहन लिया या वो ह्यूगो बॉस का टी शर्ट पहन लिया, जो भी ब्रांडेड कंपनियां उसके पहन लिया। तो वो हमेशा ट्रांस में चले। आप जाएंगे ना तो उस 10 लोगों की दुकानें हैं और 10 दुकानों में एक ही तरह के टी शर्ट हैं और 10 दुकान में बेचने वाला एक ही तरह से बेच रहा है, 25 25 25 25। यही आपका टेलीविजन है, यही आपका प्राइम टाइम है, वो जनपथ मार्केट है। आप समझिए उसको। ये जितने भी लोग संवाद कर रहे हैं भारत की आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं, जितने भी एंकर हैं, और नाम भारत का ले रहे हैं। किसी गली में गए नहीं होंगे, अगर आप किसी गली में उन्हें खड़ा कर देंगे तो चक्कर आ जाएगा उनको। लोगों के साथ कह दिया जाए कि आप यहां बैठकर कथा सुन लीजिए बात, तो उठ के चले जाएंगे, इतनी बेचैनियों से भरे हुए हैं। और वो लोग 25-25 की मुद्रा में आपकी पूरे भारतीय परंपरा को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाव यही है, सस्ता है ले लो, और नकली है लेकिन खरीदो, लेकिन महसूस करो कि आप ओरिजिनल और असली पहनकर घूम रहे हैं। मीडिया की जब स्वायत्ता समाप्त होती है, हमारी स्वायत्ता समाप्त हो चुकी है, सापेक्षिक है, अपवाद स्वरूप है, लेकिन हमारी स्वायत्ता समाप्त हो चुकी है। और ये प्रक्रिया के तहत होती चली आ रही थी, आज संपूर्ण हो चुकी है। इसको सिर्फ आज से ही जोड़ के ना देखें, पिछले 20-22 साल में, हालांकि आदर्श स्थिति तो कभी नहीं थी। जब बापू चंपारण गए तो दूसरा काम उन्होंने किया था कि सारे अखबार के संपादकों को लिखा था कि अपने रिपोर्टर मत भेजना, मैं अपना काम करूंगा और मुझे जो जरूरी लगेगा वो मैं बता दूंगा। गांधी ने ये बात क्यों कही थी? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो मीडिया है वो अंग्रेजों की पिट्ठू मीडिया है, इसलिए इसको दूर रखो। बाकायदा चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा था कि इस मीडिया को दूर रखो। आप कहते हैं गांधी जिंदा नहीं है? ये जो पार्सल भेजने वाले ने जो 400 का जो एजेंट है, अभी जो गुजरात संदेश के मालिक को लिखा था उसने, वही तो गांधी हैं। कैसे नहीं गांधी जिंदा हैं इस देश में? तभी तो नहीं मरे ना गांधी, और ना कभी मरेंगे। वो इसलिए कि वो जनता के बीच से, जनता की आत्माओं से जुड़े हुए नेता थे, और उन्होंने अपनी बात किसी के खिलाफ, किसी की कीमत पे नहीं कही, बल्कि जो उन्हें सत्य लगा उसकी कीमत पे कही।
और यही किसी को भी जब गांधी मिल जाते कमजोर क्षणों में, तो इसी वजह से उन्हें हिम्मत आ जाती है। तो हुआ यह कि उसकी स्वायत्तता समाप्त हो गई है। तो अब वो क्या ड्रामा कर रहा है? अब वो कह रहा है सेना का सम्मान करो। जो मीडिया अपना सम्मान नहीं कर सकता, वो सेना का सम्मान करने के लिए रोज कहता है। वो सेना का भी सम्मान नहीं करता है। जंतर मंतर पर जब 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बुजुर्ग सैनिक परिवार जब धरना दे रहे थे और उनकी वर्दी फाड़ दी गई, मेडल फाड़ दिए गए, तब वो मीडिया वहां नहीं गया। 2 महीने तक वो लोग वहां बैठे रहे, मीडिया उनके पास नहीं गया। गया कभी कभार के लिए गया, औपचारिकता के लिए गया। लेकिन जब एक शहीद की जब ताबूत में लौटता है, तब उसका राष्ट्रवाद जगता है। उस दिन चीखता चिल्लाता है, उसके बाद नहीं जाता देखने कि उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला कि नहीं मिला। तुरंत एक नायक ढूंढता है, तुरंत एक खलनायक ढूंढता है, और ये तुरंत तुरंत की संभावनाओं को हर वक्त बना कर रखता है। जैसे लगता है कि अगर आप आज अभी तक जाकर वहां पर माला नहीं चढ़ाए गए तो आप खलनायक घोषित कर दिए जाएंगे। वो सेना का इस्तेमाल कर रहा है, वो युद्ध का ऐलान कर रहा है। ये पहला साइन है कि जब मीडिया युद्ध का ऐलान करने लगे, इसका मतलब यह है कि नेताओं और कंपनियों ने मिलकर कुछ फैसले कर लिए हैं। आप दुनिया का इतिहास पढ़ेंगे, आपको इसकी पुष्टि हो जाएगी। उसी वक्त सरकारें प्राइवेट प्लेयर्स को रक्षा उपकरण में के निर्माण में बनाने के लिए नीतियां भी बना रही होती हैं, आपकी नजर नहीं जाती है। जो प्राइवेट प्लेयर्स अभी इतने हजार करोड़ के घाटे में हैं, जनता का पैसा लेकर बैठ गए, उनको ये छूट दी जाती है। तो ये एक डिजाइन है। 2003 में जब इराक वॉर हुआ तो ब्रिटेन के बहुत कम सैनिक मारे गए, 200 से भी कम मेरे ख्याल से शहीद हुए होंगे। फिर भी वहां पर इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि क्या ब्रिटेन के अमेरिका के साथ किसी युद्ध में शामिल होने का फैसला सही था। इसके लिए सर चिलकॉट की कमेटी बनी, जिस कमेटी ने 8 साल तक, यहां तक कि उस प्रधानमंत्री को भी बुलाकर पूछा और उनसे सवाल जवाब हुआ दस्तावेजों के आधार पर कि आपने जो देश को बताया कि हमें इराक पर हमला करना चाहिए क्योंकि वहां वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। 6000 पन्नों की रिपोर्ट है, उससे पता चला उसमें कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के कोई प्रमाण नहीं मिले थे, और ये बात वहां का प्रधानमंत्री जानता था। उसने उस मुल्क को बिना तैयारियों के साथ युद्ध में झोंक दिया। जिस वक्त जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल जुलाई के महीने में यह रिपोर्ट पेश की जा रही थी, उसी वक्त उन सैनिक परिवार के लोग भी थे जो शहीद हुए थे। उन लोगों ने कहा टोनी ब्लेयर आतंकवादी है। और सन अखबार जो पहले छापा था, सन विथ ब्लेयर, उसने लिखा कि इसके पास, ब्लेयर के पास झूठ का वेपन ऑफ मास डिसेप्शन है। ये धोखे का मास वेपन है। ये उनको वेपन ऑफ मास डिसेप्शन कहा, डिसेप्शन धोखा देना। तो पत्रकार जब उस सत्ता के साथ हो जाए, समानांतर नहीं रहे, सेना, कॉरपोरेट और सरकार, ये बड़ा खतरनाक कॉम्प्लेक्स होता है जब मिल जाता है। तो इसका मतलब आपके नागरिक अधिकारों का हनन होने जा रहा है, और पूरी तरह से जो व्यवस्था है, जो 4 लोगों की व्यवस्थाएं हैं, जो 1% लोग जो अमीर हैं, जिनका कब्जा है 60% संसाधनों पर, हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी यही अनुपात है, तो उन लोगों का काम आसान होने लगता है। तो लोग फेक हो गए हैं। अब देखिए, अब किसानों को विस्थापित कर दिया गया है मीडिया से। जगह जगह की समस्याएं हैं वो दिल्ली तक नहीं पहुंच रही हैं। इसका कारण है कि हर जगह से रिपोर्टर हटा दिए गए हैं। मेरे पास ही इतने शिकायतें आती हैं
कि आप ये कर लीजिए, हमारे साथ ये हो गया, यहाँ परीक्षा में नकल हो गई है, यहाँ पर आज भी यहाँ पर हमें घूस देकर पीजी के एडमिशन में करोड़ों करोड़ों रुपए के घूस देने पड़ रहे हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, कि मैं संभाल नहीं पाता हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेरे पास क्यों आता है, क्योंकि बाकी एंकर ने उतना पब्लिक में एक्सेस नहीं देते हैं। मैं एक्सेस दे के भी बाकी लोगों के सवाल पे उतनी रिपोर्टिंग नहीं कर पाता, ना उठा पाता हूँ, क्योंकि नहीं कर सकता मैं, संभव नहीं है। तो हर जगह का जब रिपोर्टर होता था सूचनाएं आती थीं, अब सूचनाएं गायब कर दी गई हैं, तो पब्लिक में एक फ्रस्ट्रेशन फैल रहा है। और जब सूचनाएं गायब कर दी गई तो सारी इंडस्ट्री जो है ना वो परसेप्शन से चल रही है। ओपिनियन गवर्नमेंट है, परसेप्शन प्राइम मिनिस्टर है उस गवर्नमेंट का, और ये 24 घंटा चल रहा है। आप 20 नहीं 50 साल बाद भी देखेंगे कि ये व्यवस्थाएं इसी तरह से चरमराई हुई आपको मिलेंगी। आपका विश्वास कुछ बना रहे तो कुछ चीजें आपको ठीक मिलेंगी। तो आप देखेंगे इसको कि कैसे चलता है। तो अब क्या होता है कि वहां पर जनता नहीं है। अब मैं ये डिबेट का फॉर्मेट बताता हूं। जनपद मार्केट में जनता नहीं है, उसकी आवाज नहीं है, प्रवक्ता है पार्टियों का, वही देश है। मोहल्ले की दवा की दुकान का पता नहीं बता सकता वो। एक दिन में भारत के अलग अलग विषयों पर वो 4 चैनलों में जाकर बात कर रहा है। न्याय हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो सूचनाएं पहले से उपलब्ध हैं या फेक न्यूज के गैंग की तरफ से उपलब्ध करा दी गई हैं, आपका रेफरेंस पॉइंट मिटा दिया गया। अब आपका रेफरेंस पॉइंट यह है कि नेहरू जी मुसलमान थे या फिरोज गांधी मुसलमान था। अब वहां से आपको शुरू करना है, थे कि नहीं थे, और करते करते वो नहीं थे वाला गायब हो जाएगा और मुसलमान थे तो बाकी जो भी दिखेगा वो मुसलमान है। तो क्या हो गया? मुसलमान है तो क्या हमने तय किया कि जो मुसलमान है वो हिंदुस्तानी नहीं है? ये हमने तो कहीं तय नहीं किया। लेकिन किसी को चिन्हित करने के लिए वो मुसलमान होना उसका क्यों जरूरी है? तो लगातार एक घृणा का स्पेस वो बना रहा है। तो प्रवक्ता आता है, तो प्रवक्ता आपको हर चीज पर आपको भाषण दे रहा है, हर चीज पर आपको उसका समाधान दे रहा है। और जो पब्लिक है उसको ये बताने के लिए कि वो पब्लिक है, वो किसान है, वो मर रही है, वो दिल्ली में आकर बैठते हैं, अपना वस्त्र उतार देते हैं, स्टेशन से चूहे पकड़कर मुंह में दबाते हैं। और हम सब का निर्माण इस टेलीविजन और इस मीडिया के जरिए इस तरह से हो गया है कि हम देख के हंस रहे हैं कि अच्छा ये मीडिया क्यों दिखा रहा है, ये लग रहा है मोदी जी का विरोध करना इसलिए इनको दिखा रहा है। ये भी कैंपेन चला कि कुछ मीडिया जो है उन किसानों को फेक साबित कर दिया गया, अभियान चला के, ये नकली किसान है, जहाज से आए थे। जहाज से भी आए थे तो भी आपका नागरिक होने का हक स्थगित नहीं होता है। जहाज में चलने वाला भी हमारा नागरिक है। लेह से कोई आदमी यहां दिल्ली प्रदर्शन करने आएगा, जहाज से ही आएगा। और आलम देख लीजिए कि इस मीडिया ने देश का सबसे ज्यादा दोहन किया है और अपने कार्य के चरित्र में पिछले 10 साल में देश को सबसे ज्यादा विस्थापित किया है। यही कैरेक्टर है कॉरपोरेट का। अचानक से लोग देश देश की बात क्यों करने लगे हैं? अब हर आदमी को मणिपुर से भी चल के दिल्ली प्रदर्शन करना पड़ता है, तमिलनाडु से भी चल के आके पता चल रहा है कि दिल्ली प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसलिए कि तमिलनाडु में भी मीडिया खत्म है, मणिपुर में भी खत्म है, बिहार में भी खत्म है। मेरे ही चंपारण में एक चीनी मिल को लेकर बवाल चल रहा है, 2 किसानों ने आत्महत्या की, वो इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। तो आप पब्लिक को फेक घोषित कर दिया गया है। अभी आप श्रोता के रूप में सोच रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसके कभी हिस्से नहीं होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इसके हिस्से होने वाले हैं, बारी बारी से। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे लेकर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम सब इसके मारे हैं, मर जाएंगे। आज किसान महाराष्ट्र में स्ट्राइक कर रहे हैं,
मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में कर रहे हैं, तो वो दूध फेंक रहे हैं, सब्जियां फेंक रहे हैं, देखा नहीं जाए। अभी तस्वीर कैसे देखें? दूध आप किस तरह से सड़क पे फेंक सकते हैं, सब्जी आप कैसे फेंक सकते हैं, किसी के पास खाने के लिए नहीं है। ये अपने आप को रियल करने की बेचैनी है, आप नसें काटने लगेंगे। ये हालत है फेक न्यूज का, कि मैं असली हूं, मैं ही भारतीय हूं। आपको घोषित कर दिया जाएगा कि आप भारतीय नहीं हैं। 24 घंटा ड्रामा इस देश में चल रहा है, 24 घंटा। बहुत सारे लोग परेशान हैं। किसी ने इंदौर से लिखा कि समीर खान है, उन्होंने लिखा कि मुझसे नहीं देखा। जरा आप कुछ कहिए कि ये सब्जी कैसे फेंक सकते हैं, दूध कैसे फेंक सकते हैं? भगवान पे ही चढ़ा दें ले आके, कम से कम वहां पे कहीं जमा कर दें उसको देखने के लिए, जिसके बाद जिसको फ्री में ले जाना हो खा ले। सब्जी कैसे? तो मैंने कहा उसके अंदर की चित्कार समझो। वो जान रहा है कि हम लोग उसको कवर नहीं करेंगे। किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विरोधी दल के नेता, उनकी नजर नहीं जाने वाली है, इसीलिए वो दूध फेंक रहा है। वो तो अभी भी उसकी एक वर्गीय पहचान है, आपकी तो वो भी नहीं है। आपकी कितनी बुरी स्थिति होगी, पूरा खुद को कवर कराने के लिए बाहर खड़े होकर अपने घर में आग लगाना पड़ेगा, तब भी मीडिया नहीं आएगा आपके लिए। क्योंकि उस रात वो एक टैंक पर बहस कर रहा होगा, एक फर्जी न्यूज पर बहस कर रहा होगा, फेक परसेप्शन पर बहस कर रहा होगा। और ये इतनी बड़ी चुनौती है जिसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। अब आप छोटे छोटे टमटमिया पत्रकारों को देखकर खुश मत होइए, क्योंकि वो बड़े, जो मीडिया का जो बड़ा हिस्सा है, वो समाज को संवाद रहित कर रहा है, चोक कर रहा है। तो गैस भर जाएगा तो कोई भी कहीं भी फट जाएगा। कोई सड़क पे भात और दाल बिछा के खाने लगेगा, कोई नंगा हो जाएगा, कोई सब्जी फेंक देगा, कोई दूध फेंक देगा। महीनों हफ्तों के इंतजार के बाद उगी हुई सब्जी को फेंक देना, ये वही समाज सामान्य समझ सकता है जिसका खेती से कोई लेना देना नहीं, जो मोलिबू अपार्टमेंट में रहता है, महुआ का नाम नहीं जानता है। हम ऐसे ही समाज में बन रहे हैं, तो समाज भी उसके लिए उपलब्ध है। आलम यह है कि वीडियो भी अगर आपको दे दें तो आप कहेंगे कि ये असली है कि नकली है, जो समझदार है, और जो नहीं है वो कहेगा असली है, चूंकि वीडियो है। सोचिए, जब टीवी आया तो इस विश्वसनीयता के साथ आया कि चूंकि वो टीवी है, इसलिए उसमें विश्वसनीयता का तत्व अखबार से ज्यादा है कि होता हुआ दिख रहा है, जो बोल रहा है वो दिख रहा है। अब आप ये दावा नहीं कर सकते। एक तरफा संवाद, एक तरफा धारणा, चैनल ही लॉन्च हो जा रहे हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं और सेना के साथ हैं। आप कौन है सेना के साथ होने के लिए? और सेना को क्या हो गया है जो 2-4 पत्रकारों और प्राइम टाइम के एंकर को उसकी जरूरत है? इतनी कमजोर है क्या हमारी सेना? उसे क्या हो गया है सेना को? क्या हमारी सेना बीमार है जिसे रोज रात को 9 बजे एक एंकर चाहिए डॉक्टर के रूप में? कब से हमारी सेना ऐसी हो गई? हम तो उस सेना को नहीं जानते। हम तो यही जानते थे कि यह शक्तिशाली भी है और शालीन भी है। अब शालीन होना आप कमजोरी कहते हैं, जेंटलमैन कहते थे हम लोग। ये इंडियन आर्मी है, उसकी शालीनता भारतीय है, शालीनता ही भारतीयता है। इतनी उग्रता क्यों है? मैं आपको अपनी बिरादरी का हाल बताता हूं। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, यह हालत है। लोकतंत्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। 1 साल से प्रवक्ताओं को भेजना मेरे कार्यक्रम में बंद कर दिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुझसे क्यों डरते हैं। मेरे पास ना तो जीवन का सत्य है अंतिम, ना ही इस सरकार का अंतिम सत्य है। मैं तो यात्री हूं, मुझसे क्यों डरते हैं आप? आप दिवाली होली मनाते हैं, पूरे दिल्ली के पत्रकारों को बुलाते हैं, मैं ही छूट जाता हूं। इसका मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। आपकी 4 दीवारी के भीतर जितनी बड़ी होली और दिवाली नहीं मनती है, उससे लाखों गुना बड़ी होली और दिवाली आपकी 4 दीवारी के बाहर मनती है। तो आप आइसोलेट करने का गेम करते हैं, मत कीजिए।
यही पार्टी, वो अपोजिशन वाले भी यही करते हैं, चुन के दूसरे किसी पार्टी में नहीं जाते। तो ये एक संवाद जो है, हमारा आपस का संवाद टूट गया है और ये मान्य हो गया है। दो लोग बात नहीं करते हैं तो हम बाहर क्या आपसे क्या खाक संवाद बनाएंगे? आप बताइए जरा से, कैसे बनाएंगे? तो ये एक प्रवृत्ति है। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता है आज की तारीख में उसके पास कोई काम नहीं है, वो जान गया है। क्योंकि ये जो पूरा मैनेजमेंट बना है सोशल मीडिया के जरिए और खूब सारा पैसा के जरिए, अगर काला धन खत्म हो गया है, आप लोग जाइए चुनाव लड़ लीजिए, जीत जाएंगे। क्योंकि राजनीति से धन भी खत्म हो गया होगा। दिखता है आपको कहीं पे? नहीं दिखता है। तो ये जो सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं की भी हैसियत खत्म हो गई है। अब 15 लोगों की टीम जो पिछले चुनाव में हमारे साथ थी, अब नई टीम ले आऊंगा मैं, और बहुत सारे पैसों के साथ स्लॉट खरीद के मैं बिना कार्यकर्ताओं के जरिए आपके स्मार्टफोन के जरिए पहुंच सकता हूं। तो कार्यकर्ता खाली हैं, अभी उनका क्या करना है मालूम नहीं, लेकिन आने वाले समय में उनका वो इस्तेमाल भी समाप्त हो जाएगा। तो अभी उनका इस्तेमाल हो रहा है फेक न्यूज वेंडर के रूप में। उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है जहां वो 24 घंटे फेक न्यूज बांट रहे हैं और वही समझ रहे हैं ये उनका राजनीतिक काम है। बड़ा अलग और बड़ा अच्छा काम है राजनीति, उसमें तमाम कमियां और बुराई होने के बावजूद वो सचमुच एक असाध्य और मुश्किल काम है, आसान नहीं है। इतनी तरह की परीक्षाओं से गुजरते हुए आप जाके नेता बनते हैं और इतने तरीके के समझौते से करते हुए, तो वो उसको एक वेंडर के रूप में बनाया गया है जो बांट रहा है सारा चीज। बस मैं अब समाप्ति पर हूं। वो आपको पहुंचा रहे हैं, तरह तरह का स्लोगन रच रहे हैं ये लोग, पर इसका समाधान क्या है? आप देखेंगे कि इसी वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो फेक न्यूज से लड़ रही है और दुनिया भर में अभी फेसबुक ने भी कहा है कि जहां से फेसबुक की चीजें फेक न्यूज की चलती हैं कि हम इसको काट छाट करेंगे। बीबीसी ने कहा कि हम स्लो न्यूज लेकर आएंगे, हम रुक जाएंगे, थोड़ा ठहर जाएंगे, चीजों को पता करेंगे, फिर हम खबर देंगे। क्योंकि जो सचेत लोग हैं वो समझ गए हैं कि ये भीड़ लगातार इसे अनियंत्रित होने का प्रशिक्षण देंगे तो एक दिन हम सब इसमें जलने वाले हैं, हम ही एक दूसरे को जलाएंगे। सब कोई जिसको डरना है वो डर गया है इस फेक न्यूज के बाजार से। और जब तो अमेरिका, वहां पर स्लो न्यूज का कॉन्सेप्ट आया है। बीबीसी ने एक सर्वे भी किया कि 83% जो दर्शक हैं भारतीय इस बात से चिंतित रहते हैं कि ये असली है कि नकली है। मतलब सारा खेल इसमें आ गया। तो वहां के पत्रकारों ने क्या हुआ कि किस तरह से मीडिया को जो लोग सवाल समानांतर चलते हैं तो डराते हैं। तो ट्रंप साहब आए तो बोले कि हम व्हाइट हाउस में, पत्रकारों की जो एक परंपरा थी कि राष्ट्रपति वहां काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनकी तरफ से, या व्हाइट हाउस में 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो उन्होंने पत्रकारों से बात करना शुरू किया। उन्होंने पूरी मीडिया को फेक न्यूज भी घोषित कर दिया, जैसे यहाँ बाजारू मीडिया कहा गया। उसी मीडिया के सहारे चल रहे हैं, उसी को बाजारू कह रहे हैं। वो व्यक्ति बहुत मायावी और सत्य बोलने वाला भी लगता है। उसने इस्तेमाल भी किया और लोगों के सामने बोल दिया, फिर भी लोगों को दिखा नहीं कि ये बाजारू है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। दिख जाना चाहिए था लोगों को। तो ट्रंप ने बोल दिया सबको ये लोग फेक न्यूज हैं, और ये लोग करते हैं। ये मत समझिएगा कि मीडिया इनके आने से पहले फेक न्यूज नहीं कर रहा था। मैंने मंकी मैन का आपको बता दिया और गणेश जी का आपको बता दिया इसी हिंदुस्तान में, और Y2K का बता दिया। आप कभी Y2K सर्च कीजिएगा, कितना यहां के अखबारों में छपा होगा। और जिन देशों ने उस खबर पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने, उनका पैसा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ और वो खतरा टल गया। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में एक और चीज हो रहा है साथ में। देखिए, जब राजनीति में जब धन आ रहा था, लोग कहा, तो कुछ लोग थे उस वक्त कहते थे कि पॉलिटिक्स में पैसा का क्या रोल है इसमें नहीं है। तो फिर कुछ लोग कहे नहीं, चुनाव जीतना है, हमें सत्ता में आना है, नहीं तो बिना पैसे का कैसे होगा। धीरे धीरे आया तो वो धन बन गया काला धन। अब क्या हो रहा है, एक और खेल हो रहा है कि धर्म का बहुत इस्तेमाल हो रहा है धीरे धीरे। एक दिन आएगा जब इस राजनीति में धन का इस्तेमाल इतना हो जाएगा
कि लोग उसे काला धर्म कहेंगे, और ये भी लड़ाई चलेगी कि राजनीति से काला धन और काला धर्म दोनों हटाओ, और वो दिन हमारे खोखला हो जाने का अंतिम दिन होगा। क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियों का और संतों का समाज में होना जरूरी है। भले मैं जाऊं या ना जाऊं वो अलग बात है। जिंदगी से जुड़ी हमारी तमाम बेचैनियां, जिनका अंतिम समाधान भले ना वहां मिलता हो, आराम जरूर मिलता है, उनका होना बहुत जरूरी है। आज आप हर संत को मैं देख रहा हूं कि वो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार के एजेंसियों में घुस गए हैं और हमेशा सरकार के प्रतीक बनते चले जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें संतों की ज़रूरत है। जो नास्तिक हैं, मैं कर्मकांडी आदमी नहीं हूँ, बहुत पूजा पाठ वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं नास्तिक नहीं हूँ। पढ़ता लिखता रहता हूँ धार्मिक चीज़ों को भी। तो मुझे एक बात लगता है कि हम सब वो नहीं रहेंगे तो जिंदा लाश बन जाएंगे। अभी भी ये लोग हमारे भीतर सत्य के बहाने ही सही नैतिकता का एक मापदंड जरूरी है ये बताते रहते हैं, लेकिन जब वो सरकार के सारथी हो जाएंगे, कहां जाएंगे हम लोग? किसके पास जाएंगे हम अपने बेचैनियों के दिनों में? वो एक अलग डिपार्टमेंट है, मीडिया का अलग डिपार्टमेंट है, सेना का अलग डिपार्टमेंट है, जिंदगी में अलग अलग चीजों को देखने के लिए। सबका एकीकरण हो रहा है। क्या उस एकीकरण से जन कल्याण भी हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये एकीकरण जो है लोकतंत्र के ही नहीं, जन कल्याण की तमाम भावनाओं के खिलाफ भी है। हमारी बौद्धिक विविधता, भारतीयता क्या है? पारस्परिक संवाद है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच में कितनी बहस हो गई। आज कहेगा कि शंकराचार्य हैं और आप बहस कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? शंकराचार्य हैं तो उन्हीं से तो करेंगे, और किससे करेंगे? फिर जो जानता है, जो ज्ञानी है, अगर हम उससे बहस नहीं करेंगे तो किसी मूर्ख से करेंगे। तो ये एक जो समाज में, और ये जो संतों की जो परंपरा बची हुई है। मैं यहाँ आने से पहले केदारनाथ जी में बापू का भाषण टीवी में देख रहा था, कथावाचन, तो सोच रहा था कि ये क्या कोई नई परंपरा है? नहीं। जब मैं छोटा था 6-7 साल का, अपने मोहल्ले में, तो वहाँ एक स्काउट गाइड का बड़ा सा कैंपस था। तो वहाँ कोई संत आते होंगे, ऐसे ही 6 महीने 2 महीने पे बड़ा सा कार्यक्रम लगता था, इसी तरह से जैसे आज का लगता है। और लोग आते थे, कुछ पूजा की जगह बन जाती थी, वहाँ परिक्रमा करते थे। हम भी उसमें परिक्रमा लगा लेते थे, कुछ भाषण सुन के आ जाते थे, कुछ कथाएं सुनकर आ जाते थे। तो एक अलग डिपार्टमेंट है जहां हम धर्म वगैरह के बारे में बात करते हैं। जब तक दुनिया धर्म को खारिज नहीं करती कि ये ठीक है, हम इसे समाप्त मान लेते हैं, तब तक तो वो है। तब तक तो उसकी जो रचनाएं हैं, जो विद्वता है, उसको कहां फेंक देंगे आप? उस पर कौन विचार करेगा? क्या किसी ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? बात करने वाले जितने भी हैं, आप जानते हैं वैसी कोई यूनिवर्सिटी? संस्कृत के नाम पे लोग दंगा करा देंगे। एक भी आदर्श संस्कृत कॉलेज बता दीजिए आप, जहां हम चले जाएं इस हाथ के कि भाई जो संस्कृत की परंपरा है उसके हिसाब से हम बहस करेंगे, जो सवाल होगा वो हम सवाल करेंगे, जो भी मेरा सवाल होगा। तो धर्म क्या करता है आपको? जो सन्यासी लोग आपको क्यों इतना बताएंगे? वो ये कहते हैं, सिंपल बात ये है कि आप इस रास्ते पे चलोगे तो आप सत्य के करीब पहुंचोगे। तो सत्य के करीब किस लिए पहुंचना है? कोई ऑफिस तो है नहीं, सत्य घर तो है नहीं कि शाम को पहुंच जाना है। उससे आपके भीतर साहस का संचार होगा, और आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ व्यक्ति ही व्यक्ति इंसान होता है। वही दूसरे को प्यार कर सकता है। इसी में संतों की एक भूमिका है, रही है। अच्छे बुरे संत चाहे जो भी हों, पर उनकी भूमिका है। बहुत सारे अच्छे संत हैं जिनकी भूमिका है। मैं तो आ रहा था तो मैं कह रहा था हमारे साथ जो थे कि इनकी वजह से हिंदुस्तान की तमाम बेचैनियां ज्वालामुखी की तरफ फटने से रह गईं। क्या भारत में योग को 21 जून ने बचाया था? नहीं बचाया था ना। वो कौन लोग थे कि बिना टीवी के बगैर भी अलग अलग आश्रमों में योग की परंपरा को बचाए रखे?
1960 के अमेरिकी टेलीविजन में एक फिल्म देख रहा था। वो फिल्म ही 1965-66 की है और वहां के राष्ट्रपति की फिल्म है कि कैसे वो मीडिया को कंट्रोल करके वो सारा गेम करता है। तो वो राष्ट्रपति एक टीवी कार्यक्रम देख रहा है और उस कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग अमेरिका उसका नाम है, यही नाम है मेरे ख्याल से। और उस टीवी कार्यक्रम में एंकर के साथ एक लड़की है जो योगा कर रही है। तो कैसे पहुंच गया योगा वहां 1960 में? तो एक डिफरेंट फेक रियलिटी आपको यकीन दिलाई जा रही है कि आज से ही मंगलवार से, पिछले मंगलवार से आप सेना का सम्मान करने लगे हैं। मत रहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहिए, आप धर्म के करीब जाइए, सत्य का अनुसंधान कीजिए, साहस लाइए, आत्मविश्वास लाइए। एक दूसरे से प्यार कैसे बढ़ेगा? इतने शक्की हम लोग हो जाएंगे एक दूसरे से करने, तो हासिल क्या हो गया? इतना शक्की, इतना नफरत, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा मुस्कुराइए भी। मैं आसपास के अपने पत्रकार मित्रों को देखता हूं, मुस्कुराते तक नहीं है। भाई समर्थक ही हुए हो, नेता थोड़ी हो गए हो। तुमको जनता ने वोट दिया है, क्यों मर रहे हो अपने आप को? हंस के भी, हाय हेलो करके भी समर्थक हुआ जा सकता है कि नहीं हुआ जा सकता है? तो जो जिसके पास सत्ता नहीं है उसकी तलखी तो मैं समझ सकता हूं, जिसकी है वो क्यों तल्ख बैठा हुआ है? वो क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है? क्योंकि मीडिया हमेशा आपको आज का वो नफरत के वातावरण में रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो तलखी है, ये जो चिढ़ है किसी ना किसी को लेकर, वो बनी रहे। क्योंकि ये जो एक बार बन गई ना या मजबूती से, तो उसका हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका हम सिख भाइयों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रवीश कुमार के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बापू के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किसी हिंदू के खिलाफ भी। गंगेश और गुंजन के पिताजी कहते रहे कि मत मारो यार, ये मेरा बेटा है, पोता है। मार दिया पत्थर से उस भीड़ ने, बताइए। उठा के अंतिम पत्थर मार के सर पे मार दिया। उसकी दादी ने कहा कि मेरे पोते को इतना मार दिया, मुझे तो छोड़ दो। अब तो जागिए। इस हिंसा से हमको क्या हासिल है? क्यों सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की भाषा में इतनी तलखी है? इतना झूठ, इतना सारा चीज क्यों है भाई? थोड़ा हंसा भी कीजिए, दिवाली होली में बुलाया भी कीजिए। ये और बात है, मैं गया नहीं उनसे कहने के लिए कि आप क्यों नहीं मुझे बुलाते हैं। मैं उनसे ये भी नहीं कहने गया कि आप मेरे कार्यक्रम में अब क्यों नहीं आते हैं। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। मैं भी एक लीला देख रहा हूं कि जिस वक्त आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली होने के क्षण में महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त में एक मामूली पत्रकार से आप डरे हुए हैं। तो मैं दूर से देख रहा हूं कि दरअसल आपके पास सत्ता है पर ताकत नहीं है। दरोगा और इनकम टैक्स के ऑफिसर के दम पर बहुतों को डराया जा सकता है। उस डर का आप क्या करेंगे जिससे आप खुद डरे हुए हैं? तो इस डर से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे, आपको या उनको? मोहब्बत से। वृंदावन से मुझे किसी ने कहा कि रवि जी समस्या ये है। मैंने कहा आप इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैंने क्या कर लिया है? मैं 10 बजे के बाद तो घर चला जाता हूं, कहीं दिल्ली में घूमता भी नहीं। समस्या यह है कि आप सनातनी नहीं हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैं सनातनी हूं, मैं तनातनी नहीं हूं। ये तनातनी मत कीजिए मुझसे। और मुझे ही नहीं, आप अपने समर्थक एंकरों को, अगर आपने उन्हें समर्थक ही कह लिया तो कहिए कि यार थोड़ा मोहब्बत बांटा करो, मेरी सरकार है, कुछ अच्छी चीजें भी बटे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब उसी की तलाश तो कर रहे हैं। इससे समाज में एक हताशा पैदा होगी और एक चुनौतीपूर्ण और बहुत ही रोचक दौर है हिंदुस्तान का। इसमें बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हताश होते हैं। ये वही लोग हैं जो कमज़ोर हो गए हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक और ये मीडिया जो टेलीविज़न है और अखबार भी।
इन लोगों की वजह से है, पर लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। जैसे मैं altnews.in की बात कर रहा था, वो अहमदाबाद से ही हैं। अब देखिए उन्होंने कितने तरह के फेक न्यूज़ का उद्घाटन किया, और एक मीडिया विजिल वेबसाइट है, एक ब्लूम लाइव .in है। इस तरह के वेबसाइट लोग आ गए हैं जो इसका उद्घाटन करते रहते हैं कि एक फेक न्यूज़ है, लेकिन उनका प्रसार बहुत कम है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। दुनिया के साथ भारत में भी ऐसा प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अच्छी हैं। आपने गुजरात दंगों के दौरान का वो जो मोरवी के पोस्ट कार्ड का जिक्र किया, तो अभी इलाहाबाद में सरकार बन गई जोगी जी की, तो कोई मस्जिद या दरगाह है वहाँ इलाहाबाद में, तो उसकी ज़मीन से कोई रास्ता जाने वाला था। तो पहले का विवाद था और विवाद सलझ गया कि जिसने मस्जिद बनाई थी उसने झूठ बोला था, तो कोर्ट का फैसला हो गया, तो उन्होंने साफ कर दिया, रास्ता बन गया। लेकिन वो मार्केट कॉम्प्लेक्स से वो रास्ता नहीं टकराता था, तो मीडिया ने लिख दिया कि इलाके में तनाव फैल गया है और ये हो गया है, वो हो गया है। तो व्यापारियों ने कहा कि भाई वो जो रास्ता बना है उसका तो मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, ना दरगाह से, और हम में उसमें तनाव कब हो गया। तो बात ही थी कि एक दिन क्लियर हो जाएगा, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है, इत्तेफाक था कि सरकार बन गई है, तो उस दिन उसके बाद हो गया कवर होना। अगर चुनाव नहीं होता तो उसी दौरान हो जाता। तो उन लोगों ने क्या किया कि सारे अखबार को बंद कर दिया 3-4 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए बंद किया। अभी बागपत में सहारनपुर को लेकर तरह तरह की चीजें हुई, तो उन्होंने अखबार बंद किया है। अब हम इस दौर में पहुंच रहे हैं कि जहां हमको टीवी बंद करना पड़ रहा है, अखबार बंद करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि आप बंद हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो आज़ाद होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब सवाल करें तो हमें आइसोलेट ना करें, हमें एंटी नेशनल ना कहें। ये बड़ा खूबसूरत देश है, कोई पूर्व जन्म का ही कुछ कर्म होता है कि यहाँ आदमी पैदा लेता है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन इसी से हम मोहब्बत करते हैं, हम ये भी जानते हैं। तो जो लोग एंटी नेशनल कहते हैं उन पे मुझे बड़ा दुख होता है, तरस भी आता है कि कैसे आप अपने नागरिक को बिना किसी प्रमाण के एंटी नेशनल कह सकते हैं, और किसी को एंटी नेशनल कहना ये एक राजनीतिक चरित्र बन गया है। तो मीडिया की ये जो डिज़ाइन है, आप समझिए, जब मैं 2010 में ये डिबेट कार्यक्रम करने गया था, कुछ ही दिनों बाद एक लेख लिखा गोरखपुर के प्रेस क्लब के लिए, जनमत की मौत, क्योंकि इस कार्यक्रम को करते हुए मैं समझ गया था कि इसका मकसद जनमत का निर्माण नहीं है, जनमत की हत्या है। जब सूचना नहीं है, सवाल कोई पूछिए, जवाब देने वाला नेहरू पे चला जाता है। पूछ रहा हूं आज का, वो नेहरू पे चला जाता है, वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो सब एक सीमित जानकारी के को लेकर उसी में तरह से खिचड़ी पका रहे हैं। तो एक तरह से आपको भ्रम में रखने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत ही खतरनाक है। 2-4 अपवाद कभी अच्छा वगैरह हो जाता है, लेकिन वो एजेंडा है। अपोजिशन क्या होता है? वो सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होता है, जनता होती है अपोजिशन सरकार के सामने। वो अपोजिशन को डराने के नाम पे जनता को डरा रहे होते हैं आजकल के एंकर कि दरअसल तुम क्वेश्चन मत करना इस सरकार का। नहीं तो अगर राजनीतिक पार्टी का वो हाल कर सकते हैं तो शर्मा जी, मिश्रा जी, आपको भी सड़क पे घेर के मारेंगे। और आप पत्रकार देखिए किस तरह से नेताओं को पीछे पड़ के घेर रहे हैं, जैसे लगता है कि अब अगली कड़ी में वो गोली भी मारेंगे कि तुम क्रिमिनल हो, तुमको गोली मार देंगे। एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो आईपीएस होते हुए कभी सत्य के साथ खड़े नहीं हुए होंगे, टीवी पे बोलते हैं कि आईपीएस ऑफिसर ऑफ आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर ऑफ बिहार मस्ट यूनाइटेड इन स्टैंड अप। बताइए, तो इस तरह की भाषा का निर्माण लोकतंत्र के निर्माण का नहीं होता है। इतनी आपाधापी, इतना उन्माद किस लिए है? पर यह डिजाइन के तहत हो रहा है। डिजाइन के तहत तय किए जाते हैं कि किसमें मारपीट होगी, किसमें उन्माद होगा और किस तरह से होगा। जब ये समझा तो समझते समझते कोशिश करने लगा कि कहाँ से सूचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लाऊं या उसमें विविधता पैदा करूं कि कम से कम मेरे हाथ से ये अपराध हो। तो खैर अब उन्होंने ना आकर मुझे मुक्ति दे दी है, क्योंकि मुझे उनके चलते अब किसी नेता को नहीं बुलाना पड़ता है। तो थोड़ा संघर्ष बढ़ गया है, लेकिन वो अपना काम करते रहते, पर वो काफ़ी नहीं है। इतना एक मिसाइल की तरह जहां भी चुनाव होता है वो सरकार की तरफ से टेलीविजन मुड़ जाता है, सारे सवाल इस तरह से। तो अगर लोकतंत्र में अगर विपक्ष की संभावना नहीं रहेगी, फिर वो लोकतंत्र तो नहीं है।
वो भारतीय परंपरा भी नहीं है। हर विद्वान भारतीय परंपरा में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके सामने कोई सवाल करने वाला है, किसी ने उससे बहस की है, किसी ने उससे पूछा है। यही हिंदुस्तानियत है। दुख इसी बात का है कि ये जो मीडिया जो मर गया है, इसकी आत्मा को खत्म कर रहा है। और हमारे इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि जानते हैं क्या है? सड़क और रोड बिल्डिंग नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है। इतने साल इतने झंझावातों से गुजरते हुए हमने अपनी आत्मा को बचाए रखा है, अपनी हिंदुस्तानियत को बचाए रखा है। बहुत तूफान देखे हैं, बहुत मारपीट देखी है हमने, उसके बहुत तरह के पक्ष हैं, उनका कभी कोई इंसाफ नहीं हुआ। आज कोई भी सरकार बहस बहुत कर सकती है, एक संस्था आपके सामने खड़े करके नहीं दिखा सकती है कि यहां से मैं हट भी जाऊंगा तो भी ये आपके साथ न्याय करेगी ये संस्था। आप बिना पैरवी किए हुए यहाँ आ सकते हैं, अपने तथ्यों और सत्यों के आधार पर इंसाफ पाकर जा सकते हैं, चाहे वो आपकी अदालत हो, चाहे वो आपका मीडिया हो, चाहे वो आपकी संसद हो। ये बात मैं बिना डरे कह सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप एंटी मोदी कहें, एंटी नेशनल कहें। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं मोदी जी का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, पर उससे ज़्यादा हिंदुस्तान का करता हूँ। थैंक यू।